कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आप सबको पसंद भी आ रही होगी। आई होप यू आर ऑल लाइक माई वीडियोज। नाउ स्टार्ट द स्टोरी, एंजॉय द स्टोरी। CH51 गो टू ही फकिंग बिच। तो शिवांश समझ जाता है कि हैप्पी को क्या चाहिए। वो अपने हाथों से इशारा करते हुए, लेफ्ट साइड वाला रूम है ना, वही तुम्हारा है। इस पर हैप्पी अपना सर हिलाकर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए थैंक यू सो मच भाई, इतना कहकर वह चली जाती है। वही शिवांश का मुंह देखने लायक था जब हैप्पी के मुंह से भाई सुना था। अपना मुंह खोला हैप्पी को जाते हुए देखकर अपनी तरफ इशारा करते हुए, ये लड़की मुझे कैसे भाई कह सकती है। सच में भाई, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां मुझे बॉयफ्रेंड बनाने पर तुली हुई है और यह एक लड़की है जो मुझे भाई बना रही है। ऑसम। इसमें लड़की बहुत ही पागल है, पर कुछ भी कहूँ क्यूट उतनी ही है। कहते हुए शिवांश अपने बालों को सहलाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। राहत के अपार्टमेंट में राहत अपने सोफे पर बैठी हुई न्यूज देख रही थी। इस समय वह वही एक रही थी जहां पर उस कोठे के बारे में सारी बातें बताई जा रही थी। वह गौर से उस न्यूज को देख रही थी। उस न्यूज में उन लोगों के डेथ बॉडी को थी है, तो जल्दी से पानी का गिलास उठाकर पानी घटा घटा पीने लगती है क्योंकि वह इतनी भयानक तरीके से सभी को मारा था, जिसे देखकर राहत की सांस रुक सी गई थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आखिर कैसे इन सभी को कोई मार सकता है, वो भी इतनी बेरहमी से, मतलब सच में कोई और कैसे इतना हार्टलेस पर्सन हो सकता है। और ऊपर से मुझे रात का भी कुछ याद नहीं है, और उस पागल से कुछ पूछा तो वो भी कुछ बता नहीं रहा है। पर एक बात थी यार, एक साया नजर आया था, पर वो साया कौन था क्या पता, शायद उसने ही यह सब किया होगा, पर कौन हो सकता है। कहते हुए राहत साया के बारे में याद करने लगती है। उसने बस उस साये को देखा था, उसे जाना पहचाना लग रहा था, पर क्यों, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने उसका चेहरा तो नहीं देखा था क्योंकि वो पूरी तरह से बेहोशी में चली गई थी। कल के बारे में याद करते करते उसके सर में दर्द होने लगता है, जिससे वही सोफे पर बैठ जाती है और अपने सर को दबाने लगाती हैं। राहत अपने सर को दबाते हुए इरिटेटिंग वॉइस में, फक इट यार, पता नहीं कौन था वह, पर इतना जरूर है कि कोई ऐसा है जैसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर कौन हो सकता है। राहत सोच व्हाट द फक, हम एक बार याद आ जाए कौन है, फिर उससे ये पूछेंगे करो कि उसने मेरी मदद क्यों की, क्या हुआ मुझे जानता है। सोचते सोच राहत ऐसे ही ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। वो जल्दी से अपने मोबाइल को अपने हाथों में लेती है तो देखती है कॉलर आईडी पर आरिज का कॉल आ रहा है, जिसे देखकर अपने सर पर हाथ मारते हुए, ओ फक, पक्का यह मुझ पर चिल्लाएगी, कहते हुए राहत अपना कॉल अटेंड करके अपने कानों पर जैसे ही मोबाइल रखती है, वैसे ही सामने से आरिज की चिल्लाने की आवाज आ जाती है। राहत की बच्ची है, कहाँ पर तू? आज क्या कॉलेज आने का इरादा है कि नहीं? घड़ी में देख कितने बजे है, 12 बजे बज चुके हैं और अभी तक मैडम का कुछ अता पता नहीं है। तू कैसे भूल सकती है कि कल फ्रेशर पार्टी है और आज हमें शॉपिंग के लिए जाना है। आरिज की बात सुनकर राहत छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में झूठ बोलते हुए, वो मेरा सर दर्द कर रहा था ना, इसकी वजह से मैं आ नहीं पाई, पर शाम को हम दोनों शॉपिंग पर पक्का चलेंगे। आरिज जो अब तक चिल्ला रही थी वो परेशानी भरी आवाज में, क्या हुआ राहत, बहुत सर में दर्द कर रहा है क्या, मैं आ जाऊं तुझसे मिलने? कहाँ पर है, मुझे एड्रेस सेंड कर, मैं आती हूँ तुझसे मिलने। ये सुनकर राहत जल्दी से अपना सर ना में हिलाकर चिल्लाते हुए, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वह बस थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था। तू वह सब छोड़, तू मुझे 7 बजे भी लव कैफे में मिल, उसके बाद हम दोनों वहां से शॉपिंग करके कर लेंगे। राहत की बात पर आरिज अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है फिर हम 7 बजे मिलते हैं, तो पक्का आ जाना, मैं भी रखती हूँ, अभी प्रोफेसर आ गए हैं। कहते हुए आरिज कॉल कट कर देती है। वही राहत सोफे पर लेटकर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेकर, सॉरी आरिज तुमसे झूठ बोलने के लिए, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, अगर तुम्हें सच बताया तो तुम बहुत डर जाओगी, इसके लिए बेहतर यही है कि तुम्हें कुछ ना ही बता दो। वैसे भी तुम अपनी बहुत सारी परेशानियों में फंसी हुई और एक मेरी परेशानी, वह मैं ही हैंडल कर लूंगा। कहते हुए राहत अपनी आंखें बंद कर लेती है। किचन की तरफ चले जाते हैं और अपने लिए खाना बनाने में लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ महेश्वरी विला के अंदर तेजपाल गुस्से में सोफे पर बैठा हुआ था। इस समय उसके सामने 2 बिजनेसमैन बैठे हुए थे। वहां का माहौल बहुत ही सीरियस था। पीछे खड़ा रवि, उसके भी चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती थी। तेजपाल गुस्से भरी आवाज में उन दोनों बिजनेसमैन पर चिल्लाते हुए,
तुम दोनों को एक काम दिया था, वो भी तुम दोनों से होता नहीं है। तुम दोनों जानते हो कितना बड़ा लॉस हो चुका है। पता नहीं कल क्या हुआ। कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ऊपर से पूरी 50 लड़कियां गायब है। अब बची हुई सिर्फ औरतें हैं, उनसे आप कैसे बिजनेस चलेगा? अब क्या तुम दोनों बैठोगे वहां पर काम करने? ये सुनकर उनमें से एक बिजनेसमैन अपनी परेशानी भरी आवाज में, हमें भी कुछ पता नहीं है। सारे सीसीटीवी कैमरा बंद हो चुके हैं। बस इतना पता है कि 8 बजे से पहले 3 लोग आए थे, उसके बाद सारे कैमरा बंद हो चुके थे। ये सुनकर तेजपाल गुस्से में पागल होकर, 100 से ज्यादा आदमी और 3 लोग। अब तुम क्या कहना चाहते हो ये 3 लोगों ने किया है? ये सुनकर रवि कुछ सोचते हुए, नहीं बॉस, 3 नहीं, मतलब एक जिसे कैमरे में हमने सपोर्ट किया था, वो अक्सर काली के साथ मिलते हुए देखा है। और बाकी 2 नए थे, पर एक बात अलग थी कि उन दोनों के पीछे एक ब्लैक कपड़े पहने हुए शख्स था, जो शायद उन दोनों के पीछे था। और उन दोनों को पता ही नहीं था, अब यह नहीं पता है कि उस विला के अंदर क्या हुआ है। ये सुनकर तेजपाल के हाथों में जो ड्रिंक का ग्लास था वो जमीन पर पटक देता है, जिससे वो ग्लास चकनाचूर हो चुका था। इस समय वो गुस्से में आग बबूला हो गया था। तभी वहां पर केविन भी आ चुका था। वो तेजपाल को इतने गुस्से में देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने साफ साफ कल देखा था कि उसका बाप शाम को गुस्से में वहां से गया था। वही केविन के पीछे पीछे मोना भी आ चुकी थी। मोना के चेहरे पर बिल्कुल भी कल के इंसिडेंट के बाद शर्म नहीं थी। वो आराम ही साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। मोना केविन की साइड में खड़ी हो जाती है। वही केविन मोना को देखकर कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके, गुड मॉर्निंग मेरी नई मम्मा। क्या हुआ, लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कॉल नहीं किया है? कहीं वो मर तो नहीं गया है ना? क्या है ना, मेरे बाप ना थोड़ी टेढ़ी चीज है। अगर उसके रास्ते में कोई आए ना तो उसे साफ करना उसे बहुत अच्छी तरह से आता है। जरा देखो कहीं जिंदा है कि नहीं। केविन इस बात पर मोना उसे देखने लगती है। तो केविन अपनी मासूम की शक्ल बनाकर उसे ताना देते हुए, मैं तो इसके लिए कह रहा था तुम्हें कोई नया ढूंढने को मिल जाएगा। वैसे भी एक के साथ तो तुम रहने वाली हो नहीं, तो इसीलिए तुम्हारे लिए ही कह रहा था, बाकी मैं बंदा बहुत सीधा साधा हूँ। केविन की इस बात पर मोना एक नज़र तेजपाल को देखती है, जिसके चेहरे पर उसे गुस्सा साफ दिख रहा था। फिर उसकी तरफ देखकर अजीब सी मुस्कुराहट लिए, क्यों ना उसकी जगह तुम पूरी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। केविन मोना किस बात पर अपने चेहरे पर ठंड एक्सप्रेशन लाकर, क्यों नहीं एक काम करो, तुम्हारी कल ही शादी हुई है, तो आज ही तुम्हें कब्र पर लेटा दूं। अच्छा रहेगा ना मम्मा? याद रहे अपनी औकात में रहो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें केविन महेश्वरी हाथ लगाए। और वैसे भी मुझे गंदी चीजों को हाथ लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डॉट यू नो। फिर उसके नजदीक जाकर उसके कान में मुस्कुराते हुए, गो टू ही फकिंग बिच, कहते हुए केविन मोना को मिडिल फिंगर दिखाकर एक आंख मार के वहां से मुस्कुराकर चला जाता है। वही मोना केविन के ऐसे करने से गुस्से में बौखला जाते हैं। वो कुछ सोचकर तेजपाल की तरह बढ़ जाती है, जो गुस्से में पहले से ही पागल हो चुका था। मोना जैसे ही तेजपाल की नजदीक आ जाती है, तो तेजपाल अपने हाथों में पकड़ी ड्रिंक की बोतल को मोना के सामने फेंक देता है, जिससे मोना साइड में हो जाती है, जिससे 1 इंच की गैप पर वो बोतल टूट जाती है। अगर मोना साइड में नहीं होती तो शायद वो बोतल मोना के चेहरे पर जा लग जाती। मोना तेजपाल के ऐसे करने से पहले तो गुस्सा होती है, फिर खुद को जैसे जैसे शांत करके उसके पास आ जाती है, जिससे तेजपाल और भी भड़क जाता है। वो गुस्से भरी आवाज में, यू बिच, लगता है अब तुम्हारी कोई गर्मी पूरी करने के लिए नहीं रहा जो मेरे पास आ गई हूँ, निकलो यहाँ से। मोना पहले तो तेजपाल की बात पर गुस्सा हो रही है, फिर अपने गुस्से को जैसे शांत करके गहरी सांस लेकर, ओ रियली हबी, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ऐसी बात करोगे और मैं सच में चली जाऊंगी? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकते हो, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। दैट्स नॉट फेयर बेबी। नो 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 माई शुगर डैडी राइट। जिस्म पर तेजपाल अपने सामने खड़े 2 बिजनेसमैन को जाने का इशारा कर देता है और साथ ही साथ पीछे रवि को भी देखता है, तो वो भी वहां से निकल जाता है। सो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और दोस्तों में बात क्लियर कर दो कि मैं हर एक चैप्टर में ट्राई करती हूँ कि राहत और वर्ष को ऐड कर दूं, पर यह साइट
कैरेक्टर भी तो कुछ मायने होते हैं, तो उनकी भी जरूरत होती है। कभी कभार मेरे में नहीं होता है, इनफैक्ट कभी कभी मैं दोनों के मूवमेंट्स नहीं डालती हूँ, पर डोंट वरी, मैं जल्दी ही उन दोनों के मोमेंट्स डालती रहूंगी। आज का चैप्टर कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताएं। CH52 राहत को पता चला वश बारे में। मोना तेजपाल के ऐसे करने से पहले तो गुस्सा होती है, फिर खुद को जैसे जैसे शाम करके उसके पास आ जाती है, जिससे तेजपाल और भी भड़क जाता है। वह गुस्से भरी आवाज में, यू बिच, लगता है अब तुम्हारी कोई गर्मी पूरी करने के लिए नहीं रहा जो मेरे पास आ गई हूँ, निकलो यहाँ से। मोना पहले तो तेजपाल की बात पर गुस्सा हो रही है, फिर अपने गुस्से को जैसे शांत करके गहरी सांस लेकर, ओ रियली हबी, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ऐसी बात करो फिर तुमने उसे सच में चली जाऊंगी? तुम अच्छे से जानते हो कि नहीं कर सकते हो, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। दैट्स नॉट फेयर बेबी। नो 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 माई शुगर डैडी राइट। जिस्म पर तेजपाल अपने सामने खड़े दो बिजनेसमैन को जाने का इशारा कर देता है और साथ ही साथ पीछे रवि को भी देखता है, तो वह भी वहां से निकल जाता है। सभी के जाने के बाद मोना अपने हाथों में ड्रिंक का ग्लास लिए तेजपाल के साइड में आकर बैठ जाती है। वो एक के ऊपर दूसरा पैर डाले मुस्कुराते हुए, तुम अच्छे से जानते हो कि हमारी शादी किस वजह से हुई है, और वैसे भी तुम्हें जो चाहिए वो तो मैंने तुम्हें दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मिस्टर महेश्वरी को मेरी लाइफ में इन्वॉल्व होने की जरूरत है। मोना के बदले तेवर को देखकर तेजपाल उसकी कलाइयों को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखकर, मोना यह मत भूलो कि आज जो तुम यहाँ पर हो ना वह मेरे ही बदौलत हो, और वैसे भी तुम अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हें जो करना है वो तुमने कर दिया, अब मेरी बारी है। मुझे क्या करना है मैं करके ही रहूं। और एक बात अच्छे से याद रखो कि तुम महेश्वर खानदान की बहू, जहां पर मेरा बेटा है प्रेसिडेंट है और दूसरा बेटा बिजनेसमैन है। अगर लोगों को ये पता चला कि एक प्रेसिडेंट और एक बिजनेसमैन की मां किसी और के साथ मुंह काला कर रही है, तो यू नो वह तुम्हें किस नजर से देखेंगे। और वैसे भी मोना डार्लिंग, मैंने जो तुम्हें औकात दी है ना वह तुम्हें कोई और देता भी नहीं, तो बेहतर यही होगा कि अपनी औकात में रहो। कहते हुए तेजपाल मोना की कलाइयों को छोड़कर वहां से गुस्से में चला जाता है। वही मोना सोफे पर गुस्से का घूंट पीकर बैठ जाती है। कल जो हुआ उसे याद करके उसके अंदर एक आग का सैलाब उठने लगता है। मोना सामने पड़े सारे सामान को टेबल से नीचे गुस्से में फेंककर गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाते हुए, वश महेश्वरी तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी वजह से आज मुझे ये बेइज्जती सहनी पड़ रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मोना के साथ खेल खेला है और इसको ना अच्छी तरह से लेकर ही रहेगी। कहते हुए मोना गुस्से में चिल्लाने लगती हैं और उसके चिल्लाने की आवाज वहां खड़े सारे सर्वेंट सुन रहे थे, पर अभी वहां पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने कामों में लग जाते हैं, जैसे उन सभी के लिए यह कोई नॉर्मल बात हो। वही पूरे हॉल का सत्यानाश करने के बाद मोना ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। वही मोना ने जो कचरा हॉल में फैलाया हुआ था उसे वहां खड़े सर्वेंट साफ करने में लग जाते हैं। वही शाम का समय, राहत को कॉफी शॉप के बाहर खड़ी हुई थी। इस समय उसने ब्लू जीन्स विद नेक कवर फुल हैंड पिंक टी शर्ट पहना हुआ था और एक साइड उसने बैग डाली हुई थी और बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी। राहत ऐसे ही अपनी जगह पर खड़ी होकर आरज का इंतजार कर रहे थे कि तभी उसे कार नजर आ जाती है जो उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर राहत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। तभी कार के विंडो नीचे हो जाता है, उसमें से आरज मुस्कुराते हुए राहत से, राहत अपना नाम सुनती है तो जल्दी से कार की तरफ देखती है, तो वहां पर आरज को देखकर हैरानी से आरज राहत को कार में बैठने का इशारा करते हुए, राहत जल्दी से कार में बैठ, पहले बहुत लेट हो चुका है, हम मॉल में जाने के बाद बात करेंगे। आरज की बात सुनकर राहत अपना सर और कार में बैठ जाती है। इस समय आरज कार चला रहे थे और उसके साइड में राहत बैठी हुई थी। राहत कार को देखकर, ये कार किसकी है? आरज मुस्कुराते हुए, मेरे भाई की, उसको पापा ने गिफ्ट किया था, तो मैंने आज उससे मांग ली तो उसने मुझे अपनी कार दे दी। ये सुनकर राहत अपना सर हिला देती है। तभी आरज कार चलाते हुए सामने देखकर, राहत वैसे मैं सोच रही हूँ हम दोनों ना वन पीस ले लेंगे और कलर अलग अलग ले लेंगे, पर एक ही जैसा होना चाहिए, और कल शाम को हम लोग पार्लर चले जाएंगे, तुम मुझे 4 बजे मिल, उसके बाद हम दोनों डिसाइड करेंगे कि कहाँ से कैसे करेंगे, क्योंकि फ्रेशर पार्टी 7 बजे स्टार्ट होने वाली है। आरज की बात सुनकर राहत अपना सर हिला देती है। वो कुछ सोचते हुए, आज प्रोफेशन में क्या सिखाया, कुछ इम्पोर्टेंट बताएं। आरज अपनी सरना में हिलाते हुए, कुछ ज्यादा नहीं, बस अभी फ्रेशर पार्टी के बाद स्पोर्ट्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो कॉलेज में वही चल रहा है। तुम्हें पता है तुम जिस लड़के से टकराई थी ना, वश बास्केटबॉल का कैप्टन है।
आज ही पता चला मुझे। फ्रेशर पार्टी के 2 दिन के बाद बास्केटबॉल मैच है हमारे कॉलेज की। ये सुनकर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, क्यों वो साइको बास्केटबॉल की टीम का कैप्टन है? आरज ना समझी में एक बार राहत को देखती है, फिर सामने देखकर, साइको तुम किससे कह रही हूँ? सच में राहत, कॉलेज लड़कियां पागल है उसके पीछे, और तुम उसको साइको कह रही हूँ। अब तुम जब ना उसे बास्केटबॉल खेलते हुए देखोगी ना तो खुद ही समझ जाओगे कि वो कॉलेज हक क्यों है। क्यों लड़कियां पागल है उसके पीछे? तुम्हें पता है 2 दिन से वह भी कॉलेज नहीं आ रहा है, तो लड़कियां पागलों की तरह उसके बारे में न्यूज़ का निकाल रही है कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। सच में अगर तुम सोचो कि ऐसे कॉलेज हक की कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड हो तो क्या होगा। बेचारी का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, कॉलेज की लड़कियां तो उसे जीने भी नहीं देगी। कहते हुए आरिज जोर जोर से हंसने लगती है। वही राहत उसके बात पर कुछ भी नहीं कहती, वह बस शांत होकर सामने देखने लगती है। वो सामने देखकर अपने मन में, पता नहीं राहत तो कहाँ फंस गई। अगर मैंने आरिज को कुछ बता दिया तो उसे भी भरोसा नहीं होता, और भरोसा भी हो गया तो वह और बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। वैसे भी पता नहीं वह साइको क्या क्या करेगा, और अब तो मुझे कॉलेज की लड़कियों से भी बचकर रहना होगा। बस कल कैसे भी करके हॉस्टल में जाकर इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं, और यहाँ से निकलने का सोचती हूँ, यही बेहतर रखने का मेरे लिए। कहते हुए राहत अपने मन की मन बात करने में लग जाती हैं। देखते देखते वह दोनों मॉल में आ जाती है। मॉल में जैसे ही दोनों आते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर उसे कोई भी मेल स्टाफ ही नजर नहीं आता है, सभी फीमेल आते हैं जो उन्हें ही मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ये देखकर राहत अजीब सा मुंह बनाकर आरिज के कान में धीरे से, आरिज सच सच बता तू किस फैमिली से बिलोंग करती है? कहीं तुम गैंगस्टर माफिया फैमिली से तो बिलोंग नहीं करती? राहत ऐसी अजीब सी बात सुनकर आरिज राहत के कंधे पर मारकर, तू पागल वागल हो गई है क्या? जो मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करेगी? मेरा तो बाप एक कंपनी का मालिक है, वो भी अच्छी खासी चलती नहीं है। तुझे कौन से एंगल से लग रहा है कि मैं गैंगस्टर या माफिया फैमिली से बिलोंग करूंगी? आरिज बात सुनकर रहा था सामने देखते हुए, तो फिर इन लोगों को कोई अलग ही चक्कर चालू है। लगता है इन लोगों ने हमें गलत समझ लिया है, या हम उन्हें गलत समझ रहे हैं। मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो कोई लड़का भी नहीं दिख रहा है, सारी लड़कियां हैं और वो सभी हमें ही देख रही है जैसे हम कोई प्रिंसेस हो। आरिज राहत की बात सुनकर राहत को ऊपर से नीचे तक देख, मेरा तो पता नहीं पर तुझे देखकर कोई कह सकता है। ये सुनकर राहत मुंह खोले खुद की तरफ देखकर अपने टी शर्ट को अपने हाथों में पकड़कर, इसे मैंने चोर बाजार से लिया था, 150 का लिया था, और यह जीन्स 400 की होगी, तुझे किस एंगल से मैं प्रिंसेस लग रही हूँ? राहत की बात सुनकर आरिज मुंह बनाते हुए, तो मैं कौन से अमीरों की घर की मालकिन हूँ? तेरे जैसा ही मेरा हाल है, 200 का टी शर्ट 400 की जीन्स मैंने भी ली है। कहते हुए आरिज राहत को देखने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी एक फीमेल स्टाफ उन दोनों की तरफ आकर उन दोनों को ग्रीट करके, मैम क्या बता सकती हैं आपको क्या चाहिए? आरिज मुस्कुराते हुए, हम दोनों को फ्रेशर पार्टी के लिए कुछ गाउन चाहिए जो ज्यादा हैवी ना हो और ज्यादा ओवर डिजाइनर ना हो। आरिज की बात पर वह फीमेल स्टाफ अपना सर हिलाकर राहत को देखती है जो मॉल देख रही थी। इस समय मॉल में बहुत ही कम लोग थे, अगर देखा जाए तो कम से भी बहुत ही थे, जिससे राहत को बहुत हैरानी हो जाती है। राहत चारों तरफ देखते हुए उस फीमेल स्टाफ से, आज हॉलीडे है क्या, मतलब यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है? राहत के इस बात का जवाब फीमेल मैनेजर मुस्कुराते हुए, मैम ऐसा सब कुछ नहीं है, बस कुछ काम की वजह से मॉल को कुछ वक्त के लिए खाली रखा है। ओ तो फिर हमें भी बाद में आना चाहिए। कहते हुए राहत उस फीमेल मैनेजर की तरफ देखती है। राहत की इस बात पर मैनेजर जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए, नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है, आप आ सकती हैं, वैसे ही हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। आरिज राहत के कंधे पर हल्का सा मारकर, अब मेरे सवालों की पोटली मुंह बंद करो, जल्दी से हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे भी बहुत सारा काम बाकी है और तुझे पता है मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, चल जल्दी से। इस पर राहत अपना सर हिला देती है। आरिज के साथ फीमेल क्लॉथ सेंटर की तरफ चली जाती है, जहां पर उसे बहुत सारे गाउन्स मिलते हैं। वह एक एक करके देखने लगती है। अभी एक फीमेल स्टाफ राहत के सामने एक गाउन को आगे करके, मिस आप इसे एक बार ट्राई कर लीजिए, या आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। फीमेल स्टाफ की बात सुनकर आरिज भी उस गाउन को देखने लगती है, जो बहुत ही खूबसूरत था। वो हाथ के कंधे पर हाथ रखकर, हाँ राहत एक बार ट्राई कर ले, बहुत अच्छा है, तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा।
राहत उन दोनों की बात सुनकर अपना सर हिला देती है और उस गाउन को अपने हाथों में ले लेती है, जिससे वो फीमेल स्टाफ एक गहरी सांस लेती है, जैसे उसने एक बड़ा काम कर लिया हो, और वो एक नज़र ट्रायल रूम को देखती है। CH53 आई एम ऑल योर। इस पर राहत अपना सर हिला देती है। आरज के साथ फीमेल क्लॉथ सेंटर की तरफ चली जाती है, जहां पर उसे बहुत सारे गाउन्स मिलते हैं। वह एक एक करके देखने लगती है। अभी एक फीमेल स्टाफ राहत के सामने एक गाउन को आगे करके, मिस आप इसे एक बार ट्राई कर लीजिए, या आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। फीमेल स्टाफ की बात सुनकर आरज भी उस गाउन को देखने लगती है, जो बहुत ही खूबसूरत था। वह हाथ के कंधे पर हाथ रखकर, हाँ राहत एक बार ट्राई कर ले, बहुत अच्छा है, तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। राहत उन दोनों की बात सुनकर अपना सर हिला देती है और उस गाउन को अपने हाथों में ले लेती है, जिससे वह फीमेल स्टाफ एक गहरी सांस लेती है, जैसे उसने एक बड़ा काम कर लिया हो, और वह एक नज़र ट्रायल रूम को देखती है। तभी उसके कानों में राहत की आवाज़ सुनाई देती है, क्या आप मुझे बता सकती है ट्रायल रूम कहाँ पर है? ये सुनकर फीमेल स्टाफ जल्दी से ट्रायल रूम की तरफ इशारा करके, ये लेफ्ट साइड वाला डाल रहे, आप यहाँ जाकर ट्राई कर सकती हैं। ये सुनकर राहत गाउन को लाकर ट्रायल रूम की तरफ चली जाती है। वही वो फीमेल स्टाफ दूसरी सीमेंट स्टाफ का कुछ इशारा कर देती है, जिससे वो अपना सर हिला देती है। वह दूसरी फीमेल स्टाफ आरज के हाथों में एक गाउन देखकर, मैम आप इसे ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये आपको पर बहुत ही खूबसूरत लग रही। ये सुनकर आरज अपना सर हिला देती है और उस वन पीस को लेकर राहत जिस ट्रेन में गई है, उस रूम को देखने लगती है। तभी दूसरी वाली फीमेल स्टाफ, मैम आप एक काम कीजिए, हमारा दूसरा ट्रायल रूम यहाँ से कॉर्नर सेट पर है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप वहाँ जाकर ट्राई कीजिए। कहते हुए वो दोनों ही वहाँ से आरज को अपने साथ ले जाते हैं। वो शॉप पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। वही राहत ट्रायल रूम को एक नज़र देखते हैं, फिर एक गहरी सांस लेकर उसका उनको लिए अपने साथ ट्रायल रूम में चली जाती है। जैसे ही वो ट्रायल रूम में चली जाती है, उसे बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि ट्रायल रूम बहुत ही बड़ा था और उसके बीचों बीच एक पर्दा लगाया हुआ था। राहत ज़्यादा ना सोचकर अपने कपड़े निकालने में लग जाती है। वो उस गाउन को पहन लेती है और मिरर के सामने खड़ी होकर जिप लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका हाथ वो तक पहुंचा नहीं रहा था, जिसकी वजह से राहत को जिप लगाने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। राहत एक गहरी सांस लेकर जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी उसके कंधे को कोई पकड़कर मिरर के सामने खड़ा कर देता है, जिससे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वो अपना चेहरा जैसे ही ऊपर करती है, तो उसकी ब्लू आइज मिरर में सिल्वर आइज टकरा जाती है, जिससे राहत एक पल के लिए तो फ्रीज हो जाती है। उसका शरीर तो कुछ काम ही नहीं कर रहा था। तभी उसे वश के ठंडे हाथ अपनी पीठ पर महसूस करती है, जिससे वो अपनी आंखें कसके बंद करके गहरी सांस लेने लगती है। ऐसा नहीं था कि कभी वश नहीं उसे छुआ नहीं था, छुआ था, पर जिससे राहत को एक अलग सी बेचैनी होने लगती थी। उसे खुद ही नहीं समझ में आता था कि आखिर ऐसा क्यों। वही वश राहत के वन पीस की जिप लगाकर उसके कंधे पर अपनी चिन को रखकर अपने दोनों दोनों हाथों में उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी उंगलियों से उसकी उंगलियों को लेता है, जिससे राहत अपना चेहरा एक तरफ कर लेती है। इस समय उसने अपनी आंखें कसके बंद की हुई है। वही वश राहत के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़कर अपनी धीमी आवाज में, ब्लैक इज सच अ हैप्पी कलर कैंडी, कहते हुए उसके गर्दन को सक करने लगता है। दरअसल राहत में जो गाउन अपने हाथों में लिया था वह ब्लैक कलर का था, जिसमें व्हाइट कलर के मोती थे, जो बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। उस गाउन को पहनकर राहत ऐसे दिख रही थी जैसे वह गाउन उसके लिए स्पेशली बनवाया गया हो। वही राहत एक गहरी सांस लेकर अपने गाउन को अपने हाथों की मुठिया में भरकर अपनी आंखें खोलकर सहमी नजरों से, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो दरवाजा बंद किया था, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे? वश राहत के मासूम भरे चेहरे को देखता है, जिसमें डर के साथ उसे हिम्मत भी दिख रहे थे, जिसे देखकर वह राहत को अपनी तरफ कर लेता है और उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर खुद उसके नजदीक चला जाता है, जिससे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वही राहत ऐसे करने से वश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर खुद से चिपका देता है, जिसकी वजह से राहत की आंखें और भी बड़ी बड़ी हो जाती है। वह मिरर में अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके हकलाते हुए, तुम ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, वैसे भी बाहर बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी ने ये सब देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊपर से मेरे दोस्त भी बाहर है, अगर उसने सब देख लेंगे तो पक्का वह मुझे गलत समझेंगे। इसके लिए बेहतर यही होगा कि मुझे छोड़ दो, वरना मैं
वरना क्या कैंडी, वरना क्या तुम क्या कर सकती हो मेरे साथ? आई एम ऑल योर। तुम जो करना चाहती हो वह मेरे साथ कर सकती हूँ। मैं बुरा नहीं मानूंगा, आफ्टर ऑल मैं मौसम और प्यारा हूं ना। कहते हुए वश राहत के पेट को सहलाने लगता है, जिससे राहत का अनजाने में सही अपना सर वश के कंधे पर रख देती है। रहते गहरी सांस लेकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर खुद से अलग करके, देखो मुझे तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी है। तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे और परेशान मत करो। कहते हुए वह खुद को वश से आजाद करने में लग जाते हैं। तभी वश उसे अपनी ओर करके उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे किस करने लगता है, जिससे राहत की आंखें पूरी तरह से बड़ी बड़ी हो जाती है। पर जैसे ही वह खुद को उससे आजाद करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाती हैं, वैसे ही वश राहत के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर कर देता है, जिससे राहत को खुद को उससे आजाद करने का कोई भी रास्ता नहीं नजर आता है। इस समय वश ने अपने पैरों से राहत के पैरों तक को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से राहत अपने पैर भी नहीं मिला पा रही थी। अब वह पूरी तरह से थक चुकी थी। वह वश को जैसा चाहे वैसे उसे करने दे रही थी। करीब 10 मिनट के बाद वश राहत के लोअर लिप को बाइट करके उससे दूर हो जाता है और उसके चेहरे को देखने लगता है, जो पूरी तरह से आंसुओं में भरा हुआ था। उसे देखकर अपना सर हिला देता है और उसके नजदीक जाकर अपनी टंग को निकालकर उस आंसुओं को लिक करना शुरू कर देता है, जिससे राहत के हाथों की मुठ्ठियां बन जाती है। पर वह कुछ भी नहीं कहती, वह अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वश राहत के हाथों की मुठ्ठियों को देखकर अपनी गर्दन को टेढ़ी कर लेता है। उसकी दोनों मुट्ठियों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे ऊपर की ओर करके अपने होठों के नजदीक लाकर उन दोनों को चूम कर राहत के चेहरे पर एक फूंक मारकर उसके कान में दिस ड्रेस कहते हुए वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राहत एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोल लेती है। वह मिरर के सामने खड़ी होती है। इस समय उसके होंठ पूरी तरह से खराब हो चुके थे। उसके होठों पर जो उसने पिंक लाइट लिपस्टिक लगाई थी, वह उसके होठों से बाहर आई हुई थी और उसके होंठ हल्के हल्के सूजे भी हुए थे, जिन्हें देखकर राहत अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती हैं। खुद को जैसे तैसे शांत करके जल्दी से अपने कपड़े पहनकर अपने चेहरे को मेकओवर करके बाहर आती है, तो देखती है वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता है, जिसे देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है। राहत चारों तरफ देखते हुए खुद से, आखिर ये आरिज की बच्ची कहाँ पर चले गए? पर जो भी हो अच्छा है यहाँ पर नहीं है। अगर उसने उस साइको को देखा होता तो पक्का सवालों की पूरी लिस्ट ही मेरे सामने कर देती। अब कुछ भी करके मुझे साइको से दूर तो रहना ही पड़ेगा, और अब तो पता चला कि कॉलेज की लड़की है, उसके पीछे पागल है। तो अब तुमसे दूर ही रहना है, हे भगवान बचा लो मुझे। कहते हुए राहत ऊपर की ओर देखकर रोनी सी शक्ल बनाकर देखने लगती है। तभी वहां पर मैनेजर आ जाती है। वह राहत के सामने अपने हाथ आगे करके, मैम ये ड्रेस में पैक करती हूँ, तब तक आप वेटिंग एरिया में जाकर जूस पी लीजिए, कहते हुए मुस्कुराकर हाथ के हाथों से ड्रेस ले लेती है और बिना राहत की कोई भी सवाल को सुने वहां से चली जाती हैं। वहीं राहत जो अपना मुंह बोलने के लिए खोलने वाली थी कि तब तक वह मैनेजर भी वहां से जा चुकी थी, जिसे देखकर राहत खुद से है, ओ फक, आखिर यह सब हो गया रहा है मेरे साथ। पता नहीं, ऐसा लग रहा है ये सब जो हो रहा है वह मेरे लिए ही है सब। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ट्रायल रूम में वह साइको कैसे आ सकता है, और मॉल का ऐसे खाली होना और यहाँ पर किसी का ना होना, डॉट डॉट, यह कोई कोइंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भगवान जी, आखिर ऐसा क्या किया है मैंने जो आपने मेरे कुंडली में शनि की जगह साइको को डाल दिया है? लोगों की कुंडली में शनि आता है, पर मेरे की कुंडली में तो साइको आ गया है। वह भी ऐसे कि चाहे कितने भी पूजा करो, भगवान की सीढ़ियां चोर उनके सामने अपना सर फोड़ दूं, फिर भी नहीं जाएगा। हाँ, अब तो लगता है कि राहत तो गई। कहते कहते वह सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर उसे दबाने लगती हैं। तभी वहां पर दो फीमेल स्टाफ उसके लिए जूस और फ्रूट्स दोनों ही टेबल पर रखकर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। वहीं राहत कभी उस फ्रूट्स और जूस को देखती है, तो कभी जाती हुई फीमेल स्टाफ को अपना सर हिलाकर फ्रूट्स और जूस पीने लगती है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे आज का चैप्टर कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप
सभी को देखना था वश आज रात को, सो मैंने दिखा दिया। और बाकी इन दोनों की लव स्टोरी, यार ये तो थोड़ा अलग मामला है, जरा वक्त लगेगा क्योंकि स्टोरी का नाम ही एडिक्शन है, और एडिक्शन एक चीज की लग गई तो क्या होता है आप सभी को पता है। अब देखना यह बाकी है कि राहत उस एडिक्शन को लव में कैसे बदलती है, पर उससे पहले हमारी राहत का भी लव प्यार में भी कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इश्क मोहब्बत प्यार एक है पर इनके मतलब बहुत अलग है। CH54 फ्री का गाउन और थोड़ा सा मोटिवेशन जिसे देखकर राहत खुद से है ओ फक, आखिर ये सब हो गया रहा है मेरे साथ। पता नहीं, ऐसा लग रहा है ये सब जो हो रहा है वो मेरे लिए ही है सब। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ट्रायल रूम में वह साइको कैसे आ सकता है, और मॉल का ऐसे खाली होना और यहाँ पर किसी का ना होना। यह कोई कोइंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भगवान जी, आखिर ऐसा क्या किया है मैंने जो आपने मेरे कुंडली में शनि की जगह साइको को डाल दिया है। लोगों की कुंडली में शनि आता है पर मेरे की कुंडली में तो साइको आ गया है, वह भी ऐसे कि चाहे कितने भी पूजा करो, भगवान की सीढ़ियां चोर उनके सामने अपना सर फोड़ दूं फिर भी नहीं जाएगा। हाँ, अब तो लगता है कि राहत तो गई। कहते कहते वह सोफे पर आकर बैठ जाती हैं, अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर उसे दबाने लगती हैं। तभी वहां पर दो फीमेल स्टाफ उसके लिए जूस और फ्रूट्स दोनों ही टेबल पर रखकर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। वहीं राहत कभी उस फ्रूट्स और जूस को देखती है तो कभी जाती हुई फीमेल स्टाफ को अपना सर हिलाकर फ्रूट्स और जूस पीने लगती है। राहत ऐसे ही फ्रूट और जूस पी रही थी तब तक आरिज भी अपना गाउन पहनकर आ जाती है। वह राहत के सामने खड़ी होकर, राहत देखना कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा है ना, मैं ऐसे ही लेती हूँ क्या कहती है। कहते हुए आरिज गोल गोल घूमने लगती हैं, जिससे वह गाउन और भी खूबसूरत लग रहा था। आरिज जो गाउन लिया था वह पिंक और व्हाइट कलर में था, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उस पर। वही राहत उसके गाउन को देखकर मुस्कुराते हुए, सच में यार बहुत ही खूबसूरत है, ये तुझ पर बहुत ही अच्छा लगता है, एक काम कर तू इसे ले। तभी आरिज राहत को देखते हुए मुंह बनाकर, तेरा कहाँ पर है? तूने तो गाउन पहना था, फिर मुझे दिखाया क्यों नहीं? राहत आरिज की इस बात को सुनकर ट्रायल रूम में जो हुआ उसे याद करने लगती है, फिर जल्दी से अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए, वह मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। वैसे भी तू आई नहीं थी और वह इतना हैवी था और लूज भी था तो मैंने उसे फिटिंग करने के लिए भेज दिया। राहत के इस बात को सुनकर आरिज अपना सर हिला देती हैं, फिर खुद के गाउन को देखकर, इसे भी थोड़ी फिटिंग की जरूरत है, मैं भी अपना अकाउंट फीडिंग के लिए दे देती हूँ। कहते हुए आरिज राहत के हाथों में जो फ्रूट का एक बाइट था उसी के ही हाथों को पकड़कर अपने मुंह के नजदीक करके वह बाइट खाकर मुस्कुराते हुए उसे एक आंख मारकर वहां से चली जाती है। वही राहत भी आरिज की इस बात पर मुस्कुरा देती है, पर दोनों इस बात से अनजान कि कोई यह नज़ारा देखकर अपनी आंखों को ठंडा कर लेता है। वही वश एक कोने में खड़ा राह को देख रहा था, इस समय उसके हाथों में सिगरेट मौजूद थी। तभी वहां पर मैनेजर अपना सर झुकाए खड़ी हो जाती है, वश बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, तुम्हें तो पता है कि तुम्हें क्या करना है, याद रहे एक गलती। कहते हुए वो अपनी सिगरेट को फेंक कर मैनेजर पर एक ठंडी नजर डालकर वहां से चला जाता है। वही उसके ऐसे देखने से मैनेजर थर थर कांपने लगती है, उसके चेहरे पर पसीने की बूंद साफ साफ देखी जा सकती थी। वह अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर जल्दी से पोंछ लगती हैं। तभी एक लड़की उसके सामने आकर, मैडम दोनों गाउन रेडी है। ये सुनकर वह मैनेजर कुछ सोचते हुए, उस ब्लैक गाउन की अमाउंट में पता है ना क्या कहना है, गाउन का अमाउंट ऑलरेडी पे हो चुका है। ये सुनकर सामने बजे लड़की मुस्कुराते हुए, डोंट वरी मैन, मैंने ऑलरेडी सारी तैयारी कर ली है। मैंने उनके लिए 2 कूपन रखे हैं, उनमें से एक कूपन से मैम जो चाहे वह ले सकती है, ऐसी स्कीम रखी है। इस पर मैनेजर अपना सर हिला देती है। देखते ही देखते राहत और आरिज दोनों ही शॉपिंग मॉल से बाहर आ जाते हैं। आरिज मुस्कुराते हुए राहत के कंधे पर हाथ रखकर, समझ नहीं आ रहा है यार, क्या कर तेरी किस्मत इतनी अच्छी चमक कैसे गई? तुझे गाउन इतनी फ्री में मिल गया, तूने सही कूपन कैसे ढूंढा? ये सुनकर राह जो परेशानी थी वह परेशान भरी आवाज में, मुझे खुद भी नहीं पता है ये सब क्या हुआ है, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, चल कुछ खाते हैं फिर घर पर चले जाएंगे। आरिज राहत के चेहरे को देखकर, तेरे चेहरे पर ऐसे 12 क्यों बजे है? तुझे खुशी तो खुश होना चाहिए, तुझे फ्री में गाउन मिल गया। अब क्या तो यह चाहती है कि मॉल भी तुझे फ्री में दे? राहत छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, मुझे कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए। मुझे तो उस गाउन के पैसे देने थे, तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कुछ भी फ्री में लूं। एक तो आजकल मुझे बहुत सारी चीजें मुझे फ्री में मिल रही है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
राहत फ्लो फ्लो में तो बोल गई, पर आरिज अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से, आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुझे ऐसी कौन सी चीज है फ्री में मिल रही है जिसे तेरे चेहरे पर ऐसे 12 बजे बजे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुझे जबरदस्ती पकड़ा है, और जबरदस्ती कहाँ है कि भाई ले भाई यही तुझे लेना है, नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगी। ऐसी कोई है जिसने बंदूक रखी है क्या तेरे सर पर? राहत जो सब कुछ फ्लो फ्लो में बोल गई थी, वो आरिज ये बात सुनकर परेशानी में आ जाती है। वो जल्दी से अपनी नजरें चुराते हुए मुस्कुराकर, अरे मेरा मतलब है पापा मम्मा ऐसे गिफ्ट देते हैं ना तो जिसकी वजह से कुछ समझ नहीं आता है, और मैंने उन्हें कहा है कि मैं अपने खुद के पैसे से ले लूंगी। फिर भी वह कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। कहते हुए वह चारों तरफ देखने लगती है। ये सुनकर आरिज छोटे बच्चों की तरह बनाते हुए, तेरा तो सही है, तेरे फैमिली वाले तुझे अच्छे खासे गिफ्ट देती हैं और प्यार भी तो करते हैं, पर मेरा तो मुझे जो भी लेना होता है मुझे ही लेना पड़ता है, फैमिली वाले कोई पड़ी नहीं है। कहते कहते आरिज अपना सर राहत के कंधे पर रखकर रोने से शक्ल बना देते हैं। वही राहत आरिज की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर उसे साफ साफ उदासी देखने को मिलती है, जिसे देखकर उसे भी बहुत ही बुरा लगता है। राहत कुछ सोचकर चारों तरफ देखने लगती है, तभी उसकी नजर सामने कुछ बच्चों पर चली जाती है, तो वह उसका हाथ पकड़कर अपने साथ उन बच्चों की तरफ ले जाने लगती है। वही आरिज राहत के ऐसे खींचने से पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो उसकी तरफ देखकर, राहत हम कहाँ जा रहे हैं, अब तुमसे कहाँ लेकर जा रही हूँ, चलो पहले ही बहुत लेट हो चुका है। राहत उन बच्चों के नजदीक आरिज को लाकर उनकी तरफ इशारा करते हुए आंखों से उन बच्चों को देख रही हूँ। कितने खुश है ना, ना ही उनके आ गई कौन है, ना ही उनके पीछे, ना ही उन्हें दुनिया का पता है, ना ही अपनी फ्यूचर का, फिर भी तुम खुश है ना। ये सुनकर आरिज कभी उन बच्चों को देखती है तो कभी राहत को। वह ना समझे में, मेरी और इनकी सिचुएशन में तो जमीन आसमान का फर्क है राहत, तो कैसे तू इनके साथ मेरी कंपैरिजन कर सकती है? वैसे भी इनकी तो फैमिली होगी ना, इनके साथ मेरी तो नहीं है ना। ये सुनकर राहत आरिज की बात पर अपना सर हिला देती है। वही तो मैं कह रही हूँ कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कमियां होती है, अगर उन कमियों के बारे में सोचते रहेंगे तो पूरी जिंदगी ऐसे की उदासियों में चली जाएगी। और वैसे भी प्यार नहीं करती तो छोड़ देना, बाकी तो लोग प्यार करते हैं ना। मैं हूँ तेरा भाई, है कोई तेरे दोस्तों के, आने वाला तेरा पति होगा, उनके बारे में सोचकर खुश रहें। वैसे भी उदासियों का क्या है, हर वक्त आते रहते हैं। इंसान वही जीता है जो खुशियों को ढूंढता है, ना कि उदासियों के बीच अपनी खुशियों को ऐसे हवाओं की तरह जाने देता है। कहते हुए राहत वहां पर एक फूड काउंटर की तरफ चली जाती है। करीब 15 मिनट के बाद अपने हाथों में 2 बैग्स लिए बाहर आ जाती है और उन बच्चों के हाथों में दे देती है, जिससे वह बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और सभी राहत को गले लगाकर वहां से मुस्कुराकर चले जाते हैं। वही राहत भी उन बच्चों को देख रही थी, उसे की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी पीछे से आरिज राहत के कंधे को पकड़कर उसे अपने नजदीक कर कर उसके कंधे पर अपना सर रखकर, कोई था जो मुझे खुशी के बारे में बता रहा था, मुझे मोटिवेशन कर रहा था, पर अब लग रहा है कोई है जिन्हें खुद मोटिवेशन की जरूरत है, या आंखों से यमुना जमुना गंगा क्यों बहने लगे। राहत अपने आंसुओं को पूंछकर अपनी लाल हुई नाक को खींचते हुए मुस्कुराकर, कुछ नहीं बस यही सोच रही हूँ यार, इन सभी की जिंदगी कैसी होती, मेरी भी जिंदगी शायरी इन लोगों की जैसे ही होती, यह इनसे बहुत बदतर, अगर मुझे मम्मी पापा ने अडॉप्ट नहीं किया होता तो। राहत की इस बात आरिज राहत को अपने साथ अपनी कार की तरफ ले जाते हुए, ऐसा कुछ नहीं होता है, कहते हैं नसीब में लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता है, तो तेरी नसीब में कुछ लिखा होगा, तुझे फैमिली मिल गई और तूने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे जिसकी वजह से आज तो यहाँ पर है। कहते कहते वह दोनों ही कार में बैठ जाती हैं। दोनों पहले एक दूसरे को देखती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। आरिज राहत के हाथ पर अपना हाथ रखकर, सच में हम दोनों की दोस्ती ना बहुत अलग हो चुकी है, कभी तू मुझे मोटिवेशन देती है तो कभी मैं मोटिवेशन करती है, दोनों एक दूसरे को मोटिवेशन देते ही रहने वाले हैं। एक काम क्यों नहीं करते, हम दोनों बिजनेस खोल देते मोटिवेशन करने का, हमारा तो पता नहीं पर हमारी बातों से शायद दुनिया का भला पक्का होगा। कहते बहुत जोर जोर से हंसने लगती और राहत भी उसकी इस बात पर जोर जोर से हंसने लगती है। दोनों ही ऐसे ही बात करते करते वहां से चले जाते हैं। क्या कभी राहत को वश के दिए हुए गाउन के बारे में पता चलेगा? क्या होगा जब राहत को पता चलेगा वश उसे इतना एक्सपेंसिव गाउन दिया है?
अभी के लिए इतना, मिलते हैं लास्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड बताएं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जो कमेंट नहीं करते और कमेंट वगैरह करते रहो और ऐसे ही साथ देते रहो। CH55 रन और किल। राहत की इस बात आरिज राहत को अपने साथ अपनी कार की तरफ ले जाते हुए, ऐसा कुछ नहीं होता है, कहते हैं नसीब में लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता है। तो तेरी नसीब में कुछ लिखा होगा, तुझे फैमिली मिल गई और तूने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे जिसकी वजह से आज तो यहाँ पर है। कहते कहते वह दोनों ही कार में बैठ जाती हैं। दोनों पहले एक दूसरे को देखती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। आरिज राहत के हाथ पर अपना हाथ रखकर, सच में हम दोनों की दोस्ती ना बहुत अलग हो चुकी है। कभी तू मुझे मोटिवेशन देती है, तो कभी मैं मोटिवेशन करती है। दोनों एक दूसरे को मोटिवेशन देते ही रहने वाले हैं। एक काम क्यों नहीं करते, हम दोनों बिजनेस खोल देते मोटिवेशन करने का। हमारा तो पता नहीं, पर हमारी बातों से शायद दुनिया का भला पक्का होगा। कहते बहुत जोर जोर से हंसने लगती और राहत भी उसकी इस बात पर जोर जोर से हंसने लगती है। दोनों ही ऐसे ही बात करते करते वहां से चले जाते हैं। वही राहत और आरिज के जाने के बाद एक साया ब्लैक कपड़े पहने बाहर आ जाता है। वह अपने मोबाइल को ऑन करके किसी को कॉल कर देता है। सामने वाले की बात सुनकर अपना सर हिलाकर कार के पीछे अपनी बाइक को ले जाता है। वही दूसरी तरफ गोडाउन में वश एक चेयर पर बैठा हुआ था। इस समय उसने अपने आप को ब्लैक ड्रेसअप में कवर कर लिया था, यहाँ तक कि अपने चेहरे पर भी मास्क लगाया हुआ था। उसने आंखें बंद किए अपने सर को चेयर पर रखकर गुनगुना रहा था, और उसकी गुनगुनाने की आवाज वहां पर एक अलग ही वाइब्रेशन कर रही थी, वह भी क्रीपी। वही सामने दो लोगों को अपने दोनों हाथ पीछे बांधे हुए घुटनों के बल होकर बैठाया हुआ था। साथ ही साथ उनके आंखों पर ब्लैक कलर का कपड़ा भी बांधा गया था, जिससे वह दोनों और भी डर रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना साफ साफ देखा जा सकता था। वश अपनी आंखें खोलकर अपना सर चेयर पर ही रखे अपनी गर्दन को टेढ़ी कर भस्मा की तरफ देखकर, अब तुम ही बताओ, मुझे में नहीं आ रहा है कि लोगों को मेरे हाथ से मौत क्यों पसंद है। क्या सच ने इतना अच्छा नाइट है जो उसके हाथ की मौत सबको अच्छी लगती है। ये बात अलग है कि मेरी कैंडी को नाइट पसंद है। इसका मतलब ये तो न नहीं कि मैं दुनिया को भी पसंद आऊं। ये तो बहुत बुरी बात है। अगर ऐसा हुआ तो मेरी कैंडी तो दुनिया से जलने लगेगी ना। मम इट्स नॉट गुड एट ऑल। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। कहते हुए बहुत जोर जोर से हंसने हंसने की आवाज सुनकर सामने बैठे दो शख्स डर से कांप रहे थे। वश अपने हाथों में पकड़ी अपनी फेवरेट नाइफ को गोल गोल घुमा रहा था, जिससे बस माउस से 3 कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है। वही वश उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए, हम प्ले सम गेम्स डॉट कहते हुए वश एक नजर सामने दो आदमियों को देखता है, फिर भस्मा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। वही भस्मा वश का इशारा समझकर अपना सर हिला देता है और अपने आदमियों को इशारा कर लेता है। तो आदमी दो आदमियों के हाथों को खोल देता है, साथ ही साथ आंखों पर लगी है काले कपड़े को भी, जिससे जो घुटनों पर बैठे हुए आदमी थे वह वश को देखने लगते हैं अपनी वो दोनों अपनी आधा खुली आंखों से। वही वश उन दोनों आदमियों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, लेट्स प्ले द गेम डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था, और उनकी आंखों में अपने लिए खाफ देख वश मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके, डोंट वरी गेम इज सिंपल। वो दोनों आदमी वश की बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। उनमें से एक अपनी लड़खड़ा की आवाज में, खेल कौन सा खेलें, रन और किल, कहते हुए वो अपने हाथों में पकड़े नाइफ को गोल गोल घुमाते हुए उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट देखकर वह दोनों आदमी डर से कांपने लगते हैं। उनमें से एक अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर अपनी जगह से खड़ा होकर, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। यू हैव 10 सेकेंड। इससे गोडाउन के दरवाजे तक अगर तुम दोनों में से कोई भी उस दरवाजे तक गया तो उसे मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा। वह आजाद है, नहीं मेरे आदमी वहां पर आएंगे। तो गेम हुआ नाई जी, कहते हुए वश मासूम से शक्ल बनाने लगता है। वही वश की मासूम शक्ल पर एक खतरनाक मुस्कुराहट दिख रही थी, जिन्हें देखकर वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। गोडाउन के दरवाजे को वह दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना सर हिलाकर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, जिससे वश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वही वह दोनों अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना सर हिलाकर वहां से अपने लड़खड़ाते कदमों से गोडाउन के दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। वह जैसे जैसे वहां पर जा रहे थे, वैसे वैसे वश के चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आ रही थी। उसकी मुस्कुराहट अब गहरी होती है,
जब वह दोनों गोडाउन के दरवाजे से 2 कदम की दूरी पर खड़े हो जाते हैं, जैसे ही दोनों अपना कदम आगे बढ़ाने वाले थे कि तभी वह जमीन पर वैसे ही बैठ जाते हैं और उनके मुंह से अपने आप खून आने लगता है। देखते ही देखते वह जमीन पर लेटे हुए नजर आ जाते हैं। दरअसल उन दोनों के 1 कदम की दूरी पर ही वश ने अपने 2 नाइफ उनकी ओर फेंका हुआ था। उसने अपने नाइफ ऐसा फेंका था कि उन दोनों के गले के बीचों बीच वह जा लगा था। वही वश अपने हाथों को झाड़ते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वह अपनी जगह से खड़ा होकर उन दोनों लाशों की तरफ चला जाता है, जो पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। उन दोनों के पास आकर एक के सीने पर अपना पैर रखकर मुस्कुराते हुए, भस्मा, तुम्हें नहीं लगता कि तेजपाल को मेरी तरफ से और एक गिफ्ट जाना चाहिए? कहते हुए वह भस्मा की तरफ अजीब नजरों से देखने लगता है, जिससे भस्मा अपना सर हिला देता है और वही वश अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए वहां से चला जाता है। दरअसल ये 2 आदमी तेजपाल के अंदर काम करते थे और इन दोनों को काम मिला था कि कोठे पर जो हमला हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाले। उन दोनों ने राहत की फॉर्मेशन निकाली थी और राहत के अपार्टमेंट के नीचे खड़े हुए थे, पर बस किस्मत से दोनों के गले में नाइट की बेड़ियां आ गई थी। इसकी वजह से उन दोनों की आज ये हालत है। वही राहत डिनर कंप्लीट करके आरिज के साथ बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। आरिज पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक देखकर राहत एक बार मैडम से पूछ ले कि उन्हें कहीं तुझे अपनी बहू तो नहीं बनानी है ना। आरिज की ऐसी अजीब बात सुनकर राहत ना समझे में, क्या मुझे क्यों मैडम अपनी बहू बनाएगी? आरिज बिल्डिंग को देखते हुए, मैंने सुना है क्यों मैडम बहुत कंजूस और खड़ूस से, फिर तुझे यहाँ रहने कैसे दे दिया? ये सुनकर राहत अपना सर हिला देती है, वो भी हैरानी के साथ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ पर रहने क्यों दे दिया। वैसे भी मैं यहाँ से शिफ्ट होने के बारे में देख रही हूँ। कल हमें हॉस्टल जाकर पूछना है, क्या आखिर हॉस्टल कब शुरू होगा? मैं वैसे भी मैं और दिन ये पर रहना नहीं चाहती हूँ। आरिज हैरानी से, क्यों, इतनी अच्छी तो जगह है, फिर क्यों छोड़ रही हैं? राहत मुंह बनाते हुए, बस ऐसे ही मुझे और दिन यहाँ पर नहीं रहना है। वैसे ही यह कॉलेज से बहुत दूर है और ऊपर से यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं है मेरा। राहत की इस बात पर आरिज भी अपना सर हिला देती हैं। वह भी राहत की बात को सच समझकर, हाँ ये भी सही है। यहाँ पर तो अकेले रहकर तुझे अकेलापन महसूस होगा ना। वैसे मैं भी यही सोच रही हूँ कि कब हॉस्टल शुरू होगा। हम कल हॉस्टल में जाकर इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं। देखते हैं कब तक हॉस्टल स्टार्ट होगा। इस पर राहत भी अपना सर हिला देती है और कार से बाहर आकर आरिज की कार को जाते हुए देखकर एक गहरी सांस लेकर, सॉरी या, तुझे झूठ कहना पड़ रहा है, पर मैं कर भी कह सकती हूँ। अगर तुझे बता दिया कि यहाँ पर हो साइको रहता है, तो पक्का तो बहुत सारे सवाल करेगी, इससे बेहतर है कि इसे कुछ ना ही बता दो। कहते हुए राहत अपने हाथों में पकड़ी बैग को लिए लिफ्ट की तरह बढ़ जाती है। वह अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। उसे कुछ तो जब लगता है, पर वह ज्यादा ध्यान ना देकर दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकालती है। वह गहरी सांस लेकर अपार्टमेंट के अंदर आ जाती है। उसे कुछ जानी पहचानी फ्रेग्रेंस स्मेल होती है, तो वो अपनी मोबाइल की फ्लैश ऑन करके लाइट का स्विच ऑन करने के लिए जाते हुए, अब इस साइको का मुझे फ्रेग्रेंस क्यों स्मेल हो रही है? पता नहीं ये तो मेरा पीछा कब छोड़ेगा हा। कहते हुए वह लाइट का स्विच ऑन कर देती है। एक गहरी सांस लेकर पीछे देखती है। वहां पर उसे कुछ नजर तो नहीं आता है। वह अपने सामान को सोफे पर रखकर किचन एरिया की तरफ चली जाती है। अपने लिए ठंडा पानी ग्लास में डालकर फिर से आकर सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और ठंडा पानी पीने लगती है। पीने के बाद मुझे खुद को रिलैक्स महसूस करती है, तो अपने हाथों में पकड़ी बैग को लिए रूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वह रूम के दरवाजे पर आती है, तो वह दरवाजा उसे खुला मिलता है और ज्यादा ध्यान न देकर अंदर जैसे ही जाकर लाइट ऑन करती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। राहत के हाथों में पकड़ा हुआ उसका बैग जमीन पर गिर जाता है। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आखिर कौन है वह शख्स? क्या राहत के बारे में तेजपाल को पता चलेगा? क्या होगा आगे होगा? क्या राहत कभी सच जान पाएगी? बाकी आज का छप्पर कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और ऐसे ही साथ देते रहे, शेयर सब्सक्राइब दबाकर करो, तभी एपिसोड जल्दी आएगा, नहीं तो ऐसे ही ले आएगा एपिसोड। आज के लिए बस इतना। हाय भ्यो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। लाइक एंड शेयर प्लीज कर दीजिएगा।